हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में, क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इस बार डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ना, इसको एक तरह से हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो हमने पढ़ा नहीं। आप सोचोगे सर ने तो यार एक इनर्शिया और बीच में घुसा दिया, तो ये क्या है यार, किस चीज का नाम है, कैसा है, क्या है, किससे? तो थोड़ा सा पहले इसको देखें, फिर फर्स्ट लॉ पे आते हैं। देखो, इनर्शिया एक ऐसी चीज होती है, उसकी ये कोशिश होती है कि बॉडी जिस पोजीशन में है उसी में रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। इनर्शिया ऑफ मास की हम बात करें अगर, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी चीज की, जो ये चाहती है कि यार हम जैसे हैं वैसे ही रहें। आपके अंदर भी होती है सारी चीजें, ये जो हम बात कर रहे हैं ना इनर्शिया की, ये कहीं और नहीं, आपके अंदर भी होती है भाई। आप बैठे हो तो आपसे कहा गया कि एक काम करो, थोड़ा सा पानी लेकर आना भाई। अरे यार, पानी, छोटा भाई है, उसको भाई पानी दे देना। अच्छा, आपका छोटा भाई वो भी बैठा हुआ है, अरे यार भाई साहब, तो फिर उसने अपने से किसी छोटी बहन से बोला, घर में कोई है भाई वो लेकर आना। अब आप कहोगे, वो कहेगा अरे यार देखो, इन तो इतने आराम से अच्छे भले बैठे थे। वो सर्वेंट से कहेगा, सर्वेंट भी कहेगा यार पूरे दिन काम करवाते रहते, एक बार चैन से बैठने नहीं देते। चैन से बैठने इन द सेंस जैसे हैं वैसे ही बने रहे। इनर्शिया, सुबह सुबह सो रहे हो, इनर्शिया ऑफ स्लीपिंग, ठीक है, आराम से सो रहे हो, जगा रहे हैं, अरे मम्मी उठ जा रहे हैं प्लीज, सो रहे हो, चाहते हो सोते ही रहे, उठे नहीं, अरे आराम से सुबह सुबह दिक्कत हो रही है, अभी रहने दो यार, ठीक है। वैसे ही इनर्शिया ऑफ मास होता है। मीन्स इनर्शिया का काम ही यही है कि आप उसमें कुछ भी चेंज करना चाहोगे तो उसका अपोज करेंगे हमेशा। और ये केवल फिजिक्स की ही नहीं बात हो रही है, हर जगह मिलती है, हर जगह मिलती है। जैसे एक छोटा सा फुटबॉल है, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, आपने मारा, हवा में चली गई, उतना बड़ा स्टोन है, मार के देखो कौन हवा में जाता है, ठीक है। तो क्यों? उसका मास ज्यादा है। फुटबॉल को मार दिया आपने, मास कम है, इनर्शिया कम है, इनर्शिया ऑफ मास, तो अपोज कम कर पाएगा, तो बाहर का फोर्स लगेगा तो हवा मुड़ जाती है। लेकिन वही छोटा सा मान के चलिए कि स्टोन है, उतना बड़ा, छोटा ही है, स्टोन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसको मारिए, लेकिन उसका मास फुटबॉल से बहुत ज्यादा है। उस पर जो आपने फोर्स लगा, उस फोर्स की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको क्या कर सके, डिस्टर्ब कर सके। इनर्शिया ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा इनर्शिया होगा, उसके अंदर अपोज करने की कैपेबिलिटी उससे उतना ही ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा होगी। जैसे कोई आदमी है, दारू पीता है, शुरुआत में हफ्ते दिन पर एक बार कभी लिया, तो काउंसलिंग करके आदमी कहता है छोड़ दो यार, वो दारू की इनर्शिया, छोड़ देता है। और पता चला कोई रोज का बेवड़ा है, आप देखते हो कि रोड पर मिलते रहते हैं, खराब आदत की इनर्शिया लग गई उसको, और वो बहुत ज्यादा है, उसको छुड़ाने में पसीने छूट जाते हैं, और ज्यादातर वो छूटती ही नहीं। तो बात आई समझ में? इनर्शिया का मतलब है आपको वो चीज नहीं करनी है। कुल मिला के बात ये है भाई, देखो कई बार क्या होता है कि चाणक्य ने एक बात कही है कि हमें केवल दूसरे की गलती से नहीं सीखनी है, अपनी गलती से नहीं सीखनी है, दूसरे की गलती से भी सीखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर जो गलत आदत है उसको हम सुधार लें, इसके साथ साथ जरूरी ये भी है कि जो दूसरे के अंदर गलत आदत है वो हमारे अंदर ना आए।
ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इनर्शिया इन सबका अपोज करती है, वो कहती है यार जैसे हो बने रहो, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मास का मतलब ये है कि बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ऑफ मास उतना ज्यादा होगा, मींस एक्सटर्नल फोर्स का उतना ही ज्यादा अपोज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मान के चलिए कि 20 kg के आसपास का पत्थर है, आप धक्का लगा के उसको हटा देते हो, कोई बहुत ज्यादा आपके सामने प्रॉब्लम्स नहीं आती, कर लेते हो आप। वही मान लीजिए एक बहुत बड़ा टीला है 60-70 क्विंटल का, 60-70-80-100 क्विंटल का या 100 टन का, उसको आप धक्का लगाओ, अभी नहीं 10 साल भी लगाओगे क्या फर्क पड़ता है, वो हिलेगा तक नहीं। क्यों भाई? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, तो इनर्शिया भी उसका बहुत ज्यादा है, और इनर्शिया ज्यादा है उसका तो क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स का उतना ही ज्यादा वो अपोज करेगा, ठीक है। तो क्लियर है, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ये चाहती है कि उसकी पोजीशन या उस बॉडी में कोई भी चेंजिंग ना हो, ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ मास क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मास हमें बताता है कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ऑफ मास भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। वो अच्छा, जितना ज्यादा मास होगा एक्सटर्नल फोर्स का उतना ही ज्यादा वो क्या करेगी, अपोज करेगी। अब आते हैं हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, अगर कोई भी बॉडी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो आप सोचोगे कि यार एक बॉल लिया हमने, ऐसे छोड़ दिया, चल रही है, चलती रहेगी यार ग्राउंड पे, रुकती क्यों है? फील्ड पे आपने देखा होगा प्लेयर ने शॉट लिया, बॉल ग्राउंड की तरफ, बाउंड्री की तरफ जाने लगी ग्राउंड से, और कई बार आप देखते होंगे कि प्लेयर भले ना पहुंच पाए लेकिन बॉल रुक जाती है। अगर अपने न्यूटन भाई की बात माने तो बॉल जिस स्पीड से गई चली जानी चाहिए, फिर रुकती क्यों है? वो इसलिए रुकती है कि जब बॉल आप देखिए ग्राउंड पे चलती है ना, ये बॉल, तो ग्राउंड और बॉल के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको कि बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो किसी भी टाइप का रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। जरूरी नहीं कि प्लेयर से बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है, बॉल बाउंड्री से भी प्लेयर की तरफ आएगी तब भी फ्रिक्शन अपोज करेगा, वो चाहता ही नहीं कि बॉडी मूव करे, किसी भी टाइप का रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। एक घर में बोरी रख लो, बोरी को लेफ्ट टू राइट खींचोगे तो फ्रिक्शन फोर्स राइट टू लेफ्ट लगेगा, उसी को आप राइट टू लेफ्ट खींचना शुरू करो तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट टू राइट लगेगा, उसको अपोज करना है। फ्रिक्शन फोर्स का काम ही यही है। जैसे आपके पड़ोसी होते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो रात में काफी देर तक, अरे गलती से खिड़की से देख लिया कि चलो पढ़ाई चले, अरे पढ़ाई थोड़े कर रहा होगा, कुछ नहीं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये तो मोबाइल चला रहा होगा या कुछ पढ़ लिख रहा होगा उल्टा सीधा, ठीक है। और आपको लगेगा कि यार रात में पढ़ के क्या फायदा, सुबह उठ के पढ़ेंगे, 10 बजे तक सो जाते हैं, सवेरे 4 बजे पढ़ेंगे। ऐसा भी होता है, कई लोग रात में जगते हैं, कई लोग सुबह, फ्रिक्शन का नेचर। 10 बजे सो गए, पढ़ाई का घंटा करेंगे, तो बात आई समझ में। ये चीज है जो पड़ोसी आपके कहते हैं, वही काम फ्रिक्शन में है। फ्रिक्शन को फर्क ही नहीं पड़ता कि बॉडी का मोशन किधर हो रहा है, वो तो इसका अपोज करेगा। एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन है जिसकी वजह से बॉल रुक जाती है, तो न्यूटन यहां पे सही है। और केवल फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं है, एयर में से भी तो बॉडी जा रही है, तो एयर का भी तो फोर्स लगता है। जैसे आप कार से जाते हो, कार की स्पीड मान लो 100 की चल रही है, आप एक काम करो, खिड़की खोलो और हाथ बाहर निकालो, ऐसे एक कागज रखो, आप देखिए कागज फट के अलग हो जाता है। क्यों? जब आपकी कार चलती है ना, तो एयर जो बीच में है ना, फ्लूइड एयर, उसको चीरते हुए चलती है, उसका भी फोर्स लगता है, वो भी एक टाइप का क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऐसा नहीं कम इफेक्टिव होता है। आप सोच के देखो, जो ट्रेन आपकी चलती है 200 की स्पीड पे, इसी ट्रेन को वैक्यूम में चलाए ना, वैक्यूम ट्यूब में,
तो उसकी स्पीड 3000 हो जाएगी। सोचो एयर का प्रेशर कितना ज्यादा होता है। तभी आप देखिए जो भी कार वगैरह या व्हीकल होती है, आगे से देखिए कर्व बनाए जाते हैं उसके डिजाइन। बोट जो बनाया जाता है पानी में, वो भी फ्लूइड है, उसको आगे से बिल्कुल ऐसे शार्प बनाया जाता है ताकि उसको चीर सके आसानी से। वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस करती है, इसी वजह से बॉडी रुक जाती है। न्यूटन्स ने यही कहा था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो मोशन का एग्जांपल हमने दे दिया कि बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर हम न लगाएं। ये तो हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा रेस्ट की बात, तो देखिए अगर इस बॉडी को आपने यहां पे रख दिया, इस बॉडी को आपने यहां पे रख दिया, तो अभी नहीं 10 साल या 100 साल बाद भी यही रहेगी। अगर इसको यहां से उठाया नहीं जाए तो, बात आई समझ में? अगर इसको यहां से उठाया नहीं जाएगा तो बॉडी यहीं की यहीं पड़ी रहेगी। अब जब हमने उठाया तो हमने कौन सा फोर्स लगाया? एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी हट गई। और अगर नहीं हटाया गया, वैसे का वैसा ही है, वैसे ही रहेगी बॉडी। ये कहा था न्यूटन ने कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बनी रहेगी, वो चेंज ही नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा भाई, उसके बिना नहीं हिलेगी। और अगर मोशन में है तो चलता रहेगा मोशन उसका, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये अर्थ है और ये मून है। मून अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, और ये पता नहीं कितने समय से रोटेट कर रहा है और पता नहीं कितने टाइम तक रोटेट करेगा। अब न्यूटन्स लॉ से इनको रिलेट करो। ये मून रोटेट कर रहा है तो रोटेट ही करता रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। और ये कर रहा है क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। हमने क्या बताया? बॉल अगर मूव कर रही है तो बॉल और अर्थ के बीच कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है। या बॉल जब जा रही है तो एयर से होते हुए जा रही है, तो एयर भी इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है। अब यहां फ्रिक्शन तो है नहीं अर्थ और मून के बीच में, एटमॉस्फेरिक फोर्स भी नहीं है एयर को चिरते हुए निकले, फिर काम खत्म, ये चलता रहेगा। अर्थ का ही एग्जांपल ले लो ना, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता ही है, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों साल से रोटेट कर रही है, आगे भी करती रहेगी। तो अगर रोटेट, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग आप बोल सकते हो कि हर 100 ईयर पे अगर हम बात करें अर्थ की, तो हर 100 ईयर पे अर्थ की जो स्पीड होती है वो 3 सेकेंड स्लो हो जाती है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप आगे बढ़ोगे उस सब चीजों। ठीक है, तो क्लियर है न्यूटन्स लॉ क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। एग्जांपल दे दिया, ये मार्कर हमने यहाँ टेबल पे रख दिया, तो यहीं पर पड़ा रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। अब आप कहोगे कि कुछ दिनों बाद मान लो बिल्डिंग गिर गई और मार्कर, तो भाई बिल्डिंग गिरी तो फोर्स लगा ऊपर से ना, अलग से। ठीक है, तो ये कहा था न्यूटन्स ने कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। यानी बॉडी ये चाहती है कि हम जैसे हैं वैसे बना रहे। ठीक है, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया ऑफ मास हमने आपसे बताया था, इनर्शिया ऑफ मास भी यही चाहता है कि यार जैसे हम वैसे रहे। इनर्शिया ऑफ मास क्या होता है कि बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेगी। ठीक है, इसका एग्जांपल भी दिया, 10 किलो का पत्थर है, ढकेल देते हो, 10 टन का पत्थर है, पसीने छूट जाएंगे, कभी नहीं ढकेल पाओगे। क्यों? उसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। उसका इनर्शिया ज्यादा होगा तो जो बाहर से आप फोर्स लगाते हो ना, उसका वो ज्यादा अपोज कर पाती है बॉडी। अरे डेली लाइफ में देखो ना, एक छोटा सा बच्चा है और गलती से ऐसे जा रहा है आराम से घूमते हुए, और पेन की ऐसे इंक उसने हल्की छिड़क दी, हल्का सा भी आपके उस पर पड़ गया, आपने उठाया खींच के मारा, मास कम है, आपको रजिस्ट कम कर पाएगा। वही पता चला खली टाइप का आदमी जा रहा है और उसने ऐसे कोई वही पेन उसके पास झटका दिया, पूरा आपकी शर्ट भर गई। अरे खली भाई क्या
बहुत अच्छा लग रहा है ना, देखिए आपने उस पर कर दिया, यही लगता है ना, क्यों? मास ज्यादा है, पावर ज्यादा है, रेजिस्ट ज्यादा कर सकता है आदमी हो, ठीक है। तो ये रीजन है उसका, ठीक है। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा, इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, एक्सटर्नल फोर्स का रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये कंडीशन यहां पर आती है। इसके बाद कुछ चीजें और आती हैं, और ये है, इसके बाद हम बात करने जाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ। उसके पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम। मैं सोच रहा हूं लीनियर मोमेंटम, जैसे इनर्शिया ऑफ मास हम लोगों ने पढ़ा है और न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा है, ठीक है, उसी तरह लीनियर मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड है। तो इसको अगले लेक्चर में करते हैं, ये लेक्चर छोटा था, मैंने पहले ही कहा था आपसे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू।